प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। पहले अपन देख रहे थे इनपुट आउटपुट अपन ने देखी, फिर इनपुट इनपुट देखी। पहले फैक्टर प्रोडक्ट देखी जो इनपुट आउटपुट थी, फिर इनपुट इनपुट देखी जो फैक्टर फैक्टर थी। अब आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनपुट है वो सेम रहेगा भाई, जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो सेम है। लेकिन हम आउटपुट को बदलेंगे। अब इसमें क्या है भाई, आउटपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि भाई हमको, मान के चलो एक फार्मर है, वो साथ साथ डेयरी भी करे। फार्मर के साथ लाइफ स्टॉक का मतलब समझता है ना, डेयरी लाइफ स्टॉक का भी कल्टीवेशन करे। तो उसमें ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा कि सीधा फार्मिंग करने में, क्रॉपिंग करने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले कि भाई डेयरी भी कर ले और फार्मिंग भी कर ले साथ में, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये अपन इसमें देखेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में। सो इट इज कंसर्न्ड विद रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई कैसा एंटरप्राइज, हम दो ऐसे एंटरप्राइज चूज करें। एंटरप्राइज मतलब अगर अपन कोई क्रॉप उगा रहे हैं वो भी एक एंटरप्राइज है, और लाइफ स्टॉक, डेयरी, फिशरी, कुछ भी, लाइक पोल्ट्री फार्म, ये भी एक एंटरप्राइज है। ठीक है, तो ऐसे एंटरप्राइज का, ऐसा दो एंटरप्राइज का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें अपन को प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो, तो वो होगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, डील्स विद द मैनेजमेंट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है वो अपन को पता लगेगा इससे। यूज टू डिटरमाइन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। ठीक है, चॉइस इंडिकेटर क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रेशियो एंड प्राइस रेशियो। सेम है, फैक्टर फैक्टर में भी यही होता है, सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो, इसमें भी वही है। इनपुट आउटपुट वेरिएबल क्या है भाई, इनपुट तो कांस्टेंट है, आउटपुट वेरिड है। ठीक है, और एक्सप्लेन बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, y is a function of y1 y2 y3। y क्या है, आउटपुट, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब यहाँ भी आउटपुट है, मतलब अपन ये आउटपुट है और ये सब वेरिएबल है। अभी अपन ने फैक्टर फैक्टर का देखा था, उसमें क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2। यहाँ पर क्यों y1 है, क्योंकि भाई आउटपुट की बात हो रही है ना, आउटपुट ही वेरिड है। हमारा इनपुट तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ करना क्या है, फार्मर हैव टू डिसाइड वेदर to produce crops alone or livestock alone or their combination. Farmer will choose such a combination of crops and livestock that maximizes the profit. ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे लाइवस्टॉक का। लाइवस्टॉक का मतलब तो समझता है ना भाई अमित, और उसका क्रॉप्स का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। सो इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशन रिसोर्सेज आर केप्ट कांस्टेंट। रिसोर्सेज मतलब इनपुट जो भी डाल रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर वेरीड, प्रोडक्ट्स को हम वेरीड करेंगे। ठीक है, कि हम कौन सा ले भाई, फार्मिंग करें, लाइफ स्टॉक करें, क्या करें, साथ में करें, मजे करें। तो जैसे कि अपन ने पहले भी दो तीन चीजें पढ़ी हैं। एक तो अपन ने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा आइसो क्वांट, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी मतलब सिमिलर है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं आगे क्या होता है इसमें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू products that can be purchased with the given amount of input। दो प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन जिसको अपन परचेज कर सकते हैं विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, जिसको अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे जितने रिसोर्सेज है हमारे पास, उस रिसोर्सेज में हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो ऐसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। भाई इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन याद होगा तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज आइसो रिसोर्स कर्व, आइसो फैक्टर कर्व, अपॉर्चुनिटी कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो भाई एक तो सिंपल चीज ये है कि यहाँ पर आइसो का मतलब होता है इक्वल, रिसोर्स का मतलब क्या है, इनपुट, इक्वल इनपुट। फैक्टर का भी मतलब इनपुट होता है, तो इक्वल इनपुट। इससे पहले अपन ने आइसोकॉन पढ़ा था, उसमें इक्वल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो नाम नाम में ही सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो देखो भाई, एक तो चीज हमेशा ये याद रखना भाई, मार्जिनल रेट ऑफ, अब इसमें अपन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि अपन प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, उसमें अपन फैक्टर्स को कर रहे थे तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोल रहे थे। बात वही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट होता है तो हमेशा लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स
बनता है, ये पता ही है। और अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज का केस है, अभी तक इंक्रीज का केस मैंने तो को नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर कॉनकेव बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ पीपीसी production possibility curve depends upon the type of production relationship involved. So when two products substitute at a constant rate, the curve is always a straight line. भाई जब कांस्टेंट एमआरपीएस कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। व्हेन टू प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट इंक्रीजिंग रेट, द कर्व विल बी, क्या होगा भाई, कॉनकेव होगा। इंक्रीजिंग रेट से होगा तो कॉनकेव होगा, ये बनेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो क्या होगा, कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है चेंज, सो व्हेन टू प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट द स्लोप ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स द रेट एट विच टू प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ भाई, कोई भी स्लोप है ना भाई, इंडिफरेंस कर्व का बोल लो या आइसोकॉन्ड का बोल लो, क्या होता है, क्या बता रहा है वो, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि एक दूसरे को किस रेट से वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। अब इनपुट बढ़ा दोगे भाई, जैसे कि अपन उसमें अगर अपन पिछले प्रोडक्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बढ़ा दें, मतलब हमारा आउटपुट बढ़ा दें, ठीक है, तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा भाई, यहाँ पर अगर अपन इनपुट का भी एक फिक्स्ड है इनपुट, अगर वो बढ़ाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगा हमारा पीपीसी, ठीक है, थोड़ा सा फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वेरी इजी, ये डेफिनेशन यहाँ पर, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बहुत इजी है। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिप्लेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडिड प्रोडक्ट। अगर यहीं पर एमआरटीएस लिखा होता तो यहाँ पर आ जाता नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिप्लेस रिसोर्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडिड रिसोर्स, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहाँ प्रोडक्ट है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय टू बाय डेल बाय वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट आए तो भाई बिल्कुल पूछना। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स बताता हूँ भाई और उनकी रिलेशनशिप बताता हूँ क्या होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट एंटरप्राइज क्या होती है भाई, सो प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक ही, मतलब आप एक ही चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी से दो चीज निकल रही है आपकी, तो आप उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। अभी एग्जांपल बताऊंगा ना तो ऐसे क्लिक हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो क्या होता है, द टू प्रोडक्ट्स derive through the प्रोडक्शन प्रोसेस आर कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शंस। जॉइंट प्रोडक्ट्स भाई फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वन विदाउट द अदर इज नॉट पॉसिबल। इन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। एग्जांपल क्या है भाई, पैडी एंड स्ट्रॉ। तो भाई पैडी मतलब राइस, और स्ट्रॉ भी तो उसी से प्रोड्यूस हो रही है ना भाई, राइस अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉटन लिंट एंड कॉटन सीड, एक ही कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है, दोनों चीज मिल रही है। मीट, भाई मीट और वूल एक ही, मतलब वही है ना, भेड़ से ही तो मिल रहा है ना, मीट भी मिल रहा है, वूल भी मिल रहा है। तो मतलब ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें क्या भाई, फिक्स प्रोपोर्शन से जब भी कोई चीज मिलती है तो उसमें अपन ने क्या देखा था, ऐसा बन रहा था, यहाँ पर ऐसा बन रहा है, इसका जो कर्व बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। जॉइंट प्रोडक्ट्स का जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, देख लिया ना। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा यहाँ पर, एक चीज याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज देखते हैं क्या होती है। So two products are said to be in complementary relationship when an increase in the output of one result in the increase in the output of the other with resource amount held constant। भाई एक को बढ़ा रहे हो, दूसरा अपने आप बढ़ रहा है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। दूसरे को अपन नहीं बढ़ा रहे, लेकिन एक को बढ़ाने से दूसरे में अपने आप इंक्रीज आ रहा है। सो डू नॉट कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेज, वो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, राइस सक्सीडिंग अ लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम फिक्सेस नाइट्रोजन thereby improve soil fertility for the next crop। तो भाई लेग्यूम, जो अपन लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं ना, जो दालें वगैरह होती हैं, अब दालें लगाई तो अब वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाएगी वो, ठीक है। तो अब ये राइस के लिए बेटर होता है। तो अब अगर लेग्यूम के बाद अगर अपन दाल लगाने के बाद अगर अपन राइस लगाते हैं तो इट इज बेटर फॉर द राइस, ठीक है। तो ये एक तरीके से बढ़िया रिलेशनशिप है, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। लेकिन इससे बेटर एग्जांपल है पैडी और लाइफ स्टॉक का। मान के चलो आप चावल भी उगा रहे हो और आपके पास डेयरी वगैरह भी है, तो दो चीजें होती है भाई, चावल से क्या मिलेगा अपन को, चावल, पैडी प्रोवाइड स्ट्रॉ फॉर लाइफ स्टॉक, भाई जो भूसा होता है वो मिल जाएगा लाइफ स्टॉक के लिए। और लाइफ स्टॉक से क्या मिलेगा, लाइफ स्टॉक से मिलेगा फार्म यार्ड मेन्योर, ठीक है, वो गोबर वगैरह से बनता होगा फार्म यार्ड मेन्योर, तो वो मिल जाएगा। समझ आ गई बात। ओके। क्या बात है भाई, अमित ने रिप्लाई दिया बड़े टाइम बाद, वरना मेरे को तो लग रहा था हमें खुन्नस में बैठा है कि साले क्यों पढ़ा रहा है मेरे को।
चलो कोई नहीं यार, तबीयत खराब है यार, शाम में शायद ही पढ़ा पाता। तो भाई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो एक चीज भाई अमित, ये जो चीज है ना, इसको बस अपने दिमाग में उतार ले, ठीक है? ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो। यहाँ पर क्या है भाई, एमआरटीएस अगर जीरो है तो भाई यूं बनेगा, ठीक है? एल शेप बन रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। एमआरटीएस जीरो का मतलब सब्स्टिट्यूशन, वो काट ही नहीं रहा है एक दूसरे को। अगर कांस्टेंट है तो अपन ने देखा था इससे पहले सब्स्टिट्यूट का फैक्टर फैक्टर में, तो क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है? कांस्टेंट है एमआरटीएस तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बनेगा कॉन्वेक्स एमआरटीएस, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो बनेगा कॉन्वेक्स। बात वही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल लो, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिख रखा है, मतलब फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एमआरपीएस लिख दूंगा तो प्रोडक्ट का हो जाएगा, नाम में ही अंतर है, बाकी काम एक ही है। तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री, two products become supplementary if the quantity of one product can be increased without increasing or decreasing the quantity of the other। भाई एक प्रोडक्ट की अपन क्वांटिटी बढ़ा दे दूसरे की, बिना छेड़छाड़ करे, दूसरे से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप एक की अपन डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री है। इसमें भी क्या होगा भाई, एमआरटीएस क्या हो रहा है, इसमें भी जीरो है, marginal rate of product substitution zero है इसमें। So crop production is seasonal in nature, during off season the resources are slack ideal, they can be utilized by adding supplementary enterprise, example small dairy poultry unit and piggery unit। तो भाई मान के चल, बात ऐसी है कि भाई जिस, अब मान के चल ऑफ सीजन है, हमने फार्मिंग करते हैं लेकिन हम ऑफ सीजन में नहीं करते फार्मिंग, तो उस समय खाली पड़ा है, तो उस समय वहां पर कुछ और भाई, पिगरी बना लो, पोल्ट्री खोल लो, स्मॉल डेयरी खोल लो, कुछ और कर लो, रिसोर्सेज का कैसे और यूज कर लो। तो भाई फार्मिंग तो इफेक्ट नहीं हो रही ना हमारी उससे, क्रॉपिंग तो इफेक्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कर ही नहीं रहे ना उस टाइम, ऑफ सीजन की बात है। लेकिन यार पता है, यहाँ पर इतने सारे मैं तेरे को दुनिया भर के प्रोडक्ट वगैरह बता रहा हूँ, अपन को काम का पता है वही आएगा जो कॉम्पिटेटिव होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट है भाई, तेरे को रटना पड़ेंगी चीजें तो तेरे को डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। अब एंटागोनिस्टिक एंटरप्राइज क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ वन एंटरप्राइज अफेक्ट्स रिटर्न्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज। मतलब अगर अपन ने एक खोल ली, कोई दो एंटरप्राइज अपन साथ साथ नहीं चला सकती, क्योंकि वो एक दूसरे को, मतलब एक अपोजिट है उनका रिलेशनशिप, मतलब आप एक को चलाओगे तो दूसरी बंद होगी, दूसरे को चलाओगे तो एक एक ही चला सकते हो आप, उनका रिलेशनशिप अपोजिट होता है, ठीक है? वो होती है एंटागोनिस्टिक। अब कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज जो काम की है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज में। तो कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज में क्या होता है, टू एंटरप्राइज आर सेड टू बी कॉम्पिटिटिव व्हेन आउटपुट ऑफ वन कैन बी इंक्रीज ओनली थ्रू अ सेक्रीफाइस इन दी प्रोडक्शन ऑफ द अदर। भाई एक का अपन आउटपुट तभी बढ़ा सकते हैं, मतलब वाई को अपन तभी बढ़ा सकते हैं जब वाई वन को, जब अपन वाई टू को घटाएं, या वाई टू को बढ़ाना है तो वाई वन को घटाओ, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है। पैडी एंड शुगर केन, पैडी, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये कौन से क्रॉप्स हैं पता है? ये जो सेम सीजन में उग रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है? सो क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सेम सीजन आर कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई दो दो चीजें, तो पैडी भी उगा रहा है तो शुगर केन भी उगा रहा है, एक ही सीजन में उग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होता है इन दोनों में कि भाई तू किधर रिसोर्सेज डालेगा अपनी, एक एक में डालेगा तो दूसरे में लॉस होंगे, मतलब दूसरे में आउटपुट कम होगा। तो बस वही है, एक को घटाओ दूसरे को बढ़ाओ, जहां से ज्यादा फायदा है उसको बढ़ाओ। शुगर केन में फायदा है, शुगर केन में ज्यादा ध्यान दो, पैडी में फायदा है, पैडी में ध्यान दो। अब भाई तीन टाइप की डिफरेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, वो मैंने तेरे को पहले भी बता रखी है। कांस्टेंट, तो भाई टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भाई, फॉर ईच वन यूनिट इंक्रीज इन वन प्रोडक्ट अ कांस्टेंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट मस्ट बी डिक्रीज। भाई वाई को जितना बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है, उतना ही अपन एक्स को घटा रहे हैं, मतलब मान के चलो सिंपल है, वाई की एक यूनिट बढ़ाई, एक्स की, वाई वन है या वाई टू है, वाई टू की वन यूनिट घटाई, तो बस सेम सेम रेट पे वो एक्सचेंज हो रहा है। मान के चलो यहाँ दो यूनिट, मान के चलो वाई वन की घटाई तो दो यूनिट वाई टू की बढ़ा दी, तो बात वही है, सेम रेट पे कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो क्या बनेगा, लीनियर बनता है ना हमारा एमआरपीएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो कांस्टेंट होगा, और हमारा जो कर्व बनेगा, पीपीसी कर्व, इसको पीपीसी कर्व बोलते हैं, ठीक है? वो लीनियर बनेगा, ठीक है? Constant rate of substitution occurs when one of the production function has an elasticity greater than one,
इंक्रीजिंग रिटर्न अदर हैज एन इलास्टिसिटी लोअर देन वन। भाई ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, होगी तेरे लिए, लेकिन मैं इसको समझा सकता हूँ। लेकिन तू तेरी अभी इलास्टिसिटी, तेरे को याद है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी चेंज इन जो होता है, मतलब वही होती है। हाँ लेकिन भाई इतना हाँ लेकिन इतना भाई मतलब इतना ये इतना पूछते नहीं मतलब है, ये ये तो मेरे पूछ। को इंटरेस्टिंग लगी थी तो मैंने लिख दी थी ये लाइन। ठीक है, तो मैं तेरे को समझाऊंगा कि भाई क्या मतलब। यार देख यार, इलास्टिसिटी अगर मोर देन वन है, ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक है। ठीक है, तेरे को पूरी डिग्री ऑफ तेरे को पूरी इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ पता है सारी? इलास्टिसिटी। पूछ के देख। अच्छा बता, यूनिटरी इलास्टिक बता क्या होता है? क्या होता है? ए इज इक्वल टू वन होता है भाई, चेंज इन जितना। हाँ, बताओ। जितना चेंज इन बताओ क्वांटिटी उतना ही चेंज इन डिमांड होता है ना। क्वांटिटी ए इज इक्वल टू वन। डिमांड, डिमांड। क्वांटिटी डिमांड नहीं भाई, क्वांटिटी प्राइस डिमांड और नहीं भाई, डिमांड बोल ले प्राइस या और प्राइस डिमांड और बोल ले या सप्लाई बोल ले। प्राइस और सप्लाई बोल ले। हाँ हाँ, सही है। चल आजा अभी आगे चल बढ़ते आजा हैं, अभी आगे बढ़। काम की चीज पढ़ाता हूँ खटाखट। पीपीसी कर्व इज लीनियर स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन होगा भाई, कांस्टेंट है एमआरपीएस, एक रेट पे वो एक दूसरे को अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें, तो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज व्हाई पीपीसी इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट अ कांस्टेंट रेट इट इज इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दी रिलेटिव प्राइसेस। इसमें अपन ने पहले सब्स्टिट्यूट में भी पढ़ा है कि भाई अगर कांस्टेंट रेट से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक बराबर रेट से वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो भाई एक ही बना लो ना। क्योंकि अपन क्या करते हैं भाई, हम कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, कि अपन एक को जो महंगा वाला है उसको कम यूज कर लो, जो सस्ता प्रोडक्ट है उसको ज्यादा यूज कर लो। लेकिन भाई जब वो एक ही रेट से सब्स्टिट्यूट होंगे ना, तो क्या है भाई, एक ही को कर लो प्रोड्यूस, जो भाई जो सस्ता हो कंपैरेटिवली प्राइसेस में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा जब सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। पता ही है तेरे को, पीपीसी कर वैसा दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। वाह यार ये काम की चीज है, यहाँ पर मैं तेरे को दिखाऊंगा, आए हाय हाय। सो टू कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटिंग एट द कांस्टेंट रेट। तो भाई अमित यहाँ कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, वाई वन जीरो है, वाई टू 60 है, वाई वन कितना है 50, वन ऐड करा अपन ने वाई वन में, यहाँ 54, यहाँ 248। मतलब यहाँ पर अगर चेंज देखेंगे ना भाई, कितना चेंज आ रहा है, छः छः का चेंज आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली छः छः का चेंज आ रहा है, बराबर चेंज आ रहा है, तो कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, मतलब अपन एक प्रोडक्ट को वाई वन को लगाने के लिए अपन को कितना वाई टू घटाना पड़ रहा है, वो छः छः ही घटा रहे हैं अपन, छः से ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अगर मान चलो एक वाई वन लगाने के लिए अपन छः घटाएं, फिर दूसरा वाई वाई वन लगाने के लिए अपन आठ घटाएं, फिर तीसरा लगाने के लिए अपन 10 घटाएं, ऐसा भी आगे दिखाऊंगा। यहाँ एक बराबर चेंज आ रहा है, 60, 54, 48, 42, 36, 30, छः छः का चेंज है। कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का केस में क्या होगा भाई, ऐसा होगा कुछ, पीबीसी कर्व हमारा लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमआरटी, भाई एमआरपीएस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, मैंने बताया कॉनकेव बनेगा, ये याद रखना, ये सब चीजें दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। टू प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन इंक्रीज इन वन प्रोडक्ट रिक्वायर्स लार्जर एंड लार्जर सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ द अनदर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरा प्रोडक्ट लगाना पड़ रहा है। मतलब पहली बार चेंज एक्सचेंज हो रहा है तो भाई 6 यूनिट लग रही है, दूसरी बार 10 लग रही है, फिर 12 लग रही है, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की। तो बस वही है। ठीक है, कंटिन्यूसली एमआरपीएस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस नेचर इज मोर कॉमन in agriculture production as diminishing marginal resource productivity is a general situation in agriculture. All crops grown in the same season like paddy, sugarcane, etc. सो जो भी भाई, जैसे अपन एक सीजन में जो भी चीजें उगा रहे हैं ना, जैसे पैडी उगा लिया, शुगर केन उगा लिया, ग्राउंड नट उगा लिया पैडी के साथ, तो उनमें इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। When products substitute at increasing rate, it is economical to produce a combination of products. The general pattern of productivity is diversification. भाई अब इंक्रीजिंग रेट पे सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, तो अपन को क्या कॉम्बिनेशन प्रेफर करना चाहिए कि दोनों प्रोडक्ट का, मतलब पैडी भी लगा लो, शुगर केन भी लगा लो, लेकिन देख लो पैडी ज्यादा करना है कि शुगर केन ज्यादा करना है। ठीक है, और जब इंक्रीजिंग हो रहा है सब्स्टिट्यूशन तो कैसा बनता है हमारा पीपीसी कर, पीपीसी कर वैसा बनेगा कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, तो कॉनकेव है।
अब यहाँ पर तेरे को मस्त टेबल में दिखाता हूँ तो तेरे को ऐसे जबरदस्त तरीके से समझ में आएगी चीजें। तो यहाँ पर अमित भाई देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ 75 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। मतलब ये इजी एग्जांपल नहीं दे सकते साले, ठीक है। तो यहाँ 8 यूनिट लगाई है, तो यहाँ 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज देख ले भाई, यहाँ 8 और 50, ये इनको मतलब तू माइनस करेगा ना तो तेरे को पता लगेगा भाई कितने का चेंज आ रहा है, ठीक है। और फिर उसको अपन डिवाइड करके ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेन चीज यही है कि कितना मतलब एक एक यूनिट Y1 की बढ़ाने के लिए अपन Y2 की कितनी यूनिट लगा रहे हैं। तो बस वही है, तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ानी पड़ रही है। पहले तो कम में काम चल रहा है, पहले तो 1.8 का चेंज आ रहा है, अब नीचे आते जाओ तो 3.25 का आ रहा है। समझ तो आ रही है ना भाई ये बात। आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। तो भाई जब इस केस में हमारा क्या होगा भाई, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा Y2 लगाना पड़ रहा है 1 यूनिट Y1 की बढ़ाने के लिए। तो कॉनकेव कॉनकेव टू द ओरिजिन बनेगा हमारा पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपन ने काफी बार देख रखा है कि हमारा डिक्रीज हो रहा है सब्स्टिट्यूशन का रेट, ठीक है। तो टू प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन इंक्रीज इन दी वन प्रोडक्ट रिक्वायर्स लेसर एंड लेसर रिडक्शन इन दी अनदर प्रोडक्ट। पहले तो 8 यूनिट अपन ने मान के चलो वाई टू के लगाए 1 यूनिट Y1 की बढ़ाने के लिए, फिर 6 यूनिट लगाए Y2 के 1 यूनिट वाई हटाए Y2 के 1 यूनिट Y1 की बढ़ाने के लिए, फिर 4 यूनिट Y2 के हटाए, फिर 1 यूनिट Y1 का बढ़ा दिए। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ना रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ बोथ द प्रोडक्ट एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंस द इलास्टिसिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट फंक्शन of Y1 and Y2 is greater than 1 throughout the rate of substitution, ठीक है। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ, सिंस द इलास्टिसिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ Y1 एंड Y2 इज ग्रेटर देन 1 थ्रू आउट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, decline as one product substitute from another and the curve becomes convex to the origin। तो भाई इलास्टिसिटी जो होगी ना इसमें Y1 और Y2 की, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, वो ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक है वो, ठीक है। अब ये अगर तू एक चीज मैं तेरे को सिंपल सी बताऊं, यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, तेरे को सिर्फ एक चीज क्लिक होनी चाहिए भाई। हमने जब स्टेज 1 देखा था प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है, स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता था ना, और स्टेज 2 में डिक्रीजिंग रिटर्न, याद है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। हम्म, थोड़ा थोड़ा। ऐसा ग्राफ जा रहा था, ठीक है। ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 है, ये स्टेज याद आ थ्री है, गया। ये स्टेज 3 है, ठीक है। तो स्टेज 1 में हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा था, और स्टेज 1 में इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी मोर देन 1 थी। और फिर इस पॉइंट पे जहां पर ये पर इस पॉइंट पे जहां इस पीपी पॉइंट पे यहाँ जहाँ से जा रही पीपी थी, यहाँ से जा रही थी, यहाँ इक्वल्स टू 1 हो यहाँ गई थी, फिर इक्वल्स। यहाँ 0 हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज तेरे को याद होगी। तो भाई इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, तो बस वही चीज है, यहाँ पर इतना डिटेल में जाने की तेरे को जरूरत नहीं है। तू नॉर्मली इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा ना, पढ़ेगा तो तेरे को समझ में आ जाएंगी चीजें। बस साथ में पढ़ तीनों रिलेशनशिप, तेरा एक बढ़िया सा लिंक बन जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है भाई। सो वेरी रेयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर सीन इन स्टेज 1, लिखा हुआ है देख भाई। ये बहुत रेयर होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टेज 1 में मिलते हैं, और स्टेज 1 इरेशनल है। प्रोडक्शन विच इज इरेशनल, इट इज इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द जनरल और जनरल पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। जनरल पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन है स्पेशलाइजेशन, मतलब आप कोई एक चीज उगा लो भाई, ठीक है। दोनों चीजें दो दो एंटरप्राइजेस के साथ मत छेड़छाड़ करो, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में कर लो आप, जब आपको मतलब वो मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है लेकिन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में उसमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो उस केस में कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें भी वही चीज है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, तो वो उसी से रिलेट करेगा तो देखो समझ में आ जाएगा कि भाई डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, स्टेज 2 में मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, तो भाई जब भी एमआरपीएस डिक्रीज होता है, शुरुआत से देख रहे हैं अपन, कौन क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर डिक्रीज होगा रेट ऑफ चेंज इन दोनों के बीच में, तो कॉन्वेक्स बनेगा। इसका भी देख लेते हैं जरा टेबल। तो भाई देखो,
यहाँ भाई हमें देखो भाई रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 8, फिर 6, फिर 4.5, फिर 3 है। यहाँ पर एक एक आप यहाँ पर अब 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं, वो भाड़ में जाए ऊट पड़ा। एग्जाम्पल देते हैं, तू अपने से बैठ के देखना। और मतलब तेरे को करना है क्या है भाई, तू माइनस करना, फिर डिवाइड करना। तेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे को पता है। यहाँ पर डायरेक्ट देख के मत समझना, इस पे भरोसा मत करना है कि ये सही दे रखा है। तू करके देख लेना है सारा मैथमेटिक्स, ठीक है। करेगा ना? करेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा यार, चेक करूँगा। अरे पागल, इतना उदास क्यों हो रहा है, क्या हो गया यार? अरे उदास थोड़ा ना हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ तेरी वीडियो में दिक्कत ना है भाई। मैं तो ही कम बोल रहा हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है पांडे भाई? चल ठीक समझता है। नहीं यार। चल ठीक है। वीडियो वीडियो तो बहाना है यार, कौन सी चलने वाली है सब चीजें। चल भाई, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है, तेरे को पता ही है, बचपन से तू यही देखते हुए बड़ा हुआ है कि कॉन्वेक्स बनेगा। अब तो तेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो भाई वहां पर कुछ भी लिखा हो तो कॉन्वेक्स बनाया ही हो, ठीक है। वहां लड़ जाना, लोगों को मार काट देना, तो तू सब तेरे साथ है, ठीक है भाई। टेंशन नहीं लेना। लेकिन अब यहाँ पर समरी सी दे रखी है मैंने, ठीक है, समरी ऑफ एंटरप्राइज रिलेशनशिप, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो भाई, एमआरपीएस देखते हैं, हमारा कॉम्पिटेटिव जो एंटरप्राइज होती है ना भाई, उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब वो एक दूसरे को तभी तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना भाई, एक दूसरे को काट पीट रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं मस्त। जीरो सप्लीमेंट्री के केस में हो रहा है, ठीक है, याद कर लियो, ठीक है। जीरो हो रहा है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड जीरो है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहा। फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का जीरो से ज्यादा होता है। इसमें भी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, बताता हूँ। ऐसा, ऐसा, और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो इस जगह पे और इस जगह पे वही है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तेरे को। तो भाई वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, लेकिन इस जगह पे ना, इस जगह पे कॉम्पिटेटिव होती है, तो वो दे रखा है बुक में, लेकिन वो बकवास चीजें हैं। तो बस ये याद रखियो तो तेरे को इजी पड़ेगा। If the marginal rate of substitution is less than zero, output of one product must be sacrificed as the output of another is increased and the two products are competitive, ठीक है भाई। तो भाई नेगेटिव भी लिख रखा है एमआरपीएस नेगेटिव है, लेस देन जीरो। भाई लेस देन जीरो तो नेगेटिव ही होता है ना भाई हमें, ठीक है। तो इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन जीरो, जीरो से कम है सब्स्टिट्यूशन की रेट, आउटपुट ऑफ वन प्रोडक्ट मस्ट बी सेक्रीफाइस, तभी उन दोनों के बीच में वो सेक्रीफाइस वाला रिलेशन हो रहा है कि एक को काटो दूसरे को बढ़ाओ। तो कॉम्पिटिटिव के केस में ही होता है ये। अब उसके बाद आगे अपन देखते हैं। इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो के बराबर है, ये किसके केस में हो रहा है? ये हो रहा है हमारा, बता जल्दी बता दे अमित, फटाक से बता दे यार, टेंशन नहीं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में। ठीक है। So if the marginal rate of substitution is equals to zero, it indicates that one product can be increased in the quantity without a sacrifice in the other and the two are supplementary। मतलब तू एक को बढ़ा दे, दूसरे के साथ कोई छेड़ मत कर, बातचीत ही बंद कर दे तू शारिक से, ठीक है। और तू अपना काम कर बढ़िया बिंदास, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल देख ले भाई। भाटिया के साथ तेरी सही बातें होती थी भाई, पूरी राजनीति और दुनिया भर की, ओम बिरला और सब है, टाटा बिरला, सबकी बात कर लेते थे, मित्तल वगैरह, क्यों। सो इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ज्यादा है, इट इंडिकेट्स दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन प्रोडक्ट is accompanied by an increase or decrease in the other product and the two products are complementary। अगर वन जीरो से ज्यादा है भाई, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है, अगर तू एक प्रोडक्ट को बढ़ाएगा ना तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, ठीक है। अमित सोच रहा है क्या बकवास करा रहा है यार ये, कितनी फालतू फंड फंड की चीजें हैं। भाई आइसो रेवेन्यू लाइन, ठीक है। आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती है? अभी अपन ने आइसो कॉस्ट लाइन देखी थी, फिर अपन ने बजट लाइन देखी थी इंडिफरेंस कर्व के साथ, तो ये भी कुछ सिमिलर ही है। तो क्या होता है, सो इट इज अ लाइन विच डिफाइंस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच वुड yield इक्वल रेवेन्यू। इट इज अ लाइन विच डिफाइंस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट के सारे कॉम्बिनेशन, लाइफ स्टॉक के या फिर क्रॉप की, मान लो चाहे पैडी शुगर केन या कोई भी कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन जो अपन को क्या यील्ड करें, इक्वल रेवेन्यू। हमको जितना रेवेन्यू चाहिए उतना रेवेन्यू यील्ड करें वो, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम 500 है, ये एक है, मतलब आइसो रेवेन्यू लाइन एक है ये। इसका तेरे को पता है हमेशा आइसो रेवेन्यू लाइन का या आइसो कॉस्ट लाइन का इन सब का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशो, पी एक्स वाई पी वाई, ठीक है। और आगे भी वही करना है अपन को, वही ऐसा बनाना है अपन को जो अपन ने पहले तक करते आए हैं, बस वही है भाई, सेम चीजें, इसलिए बोल रहा था अच्छे से पढ़ ले शुरुआत में।
तो क्या होता है भाई, इसके बाद तो थ्योरी है सारा। सो आइसो रेवेन्यू लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एज द आउटपुट प्राइसेस डू नॉट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट सोल्ड। ठीक है। एज द टोटल स्ट्रेट लाइन होती है आइसो रेवेन्यू लाइन। सो एज द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज आइसो रेवेन्यू लाइन शिफ्ट्स अपवर्ड्स एंड मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। भाई ये तो हर आइसो कॉस्ट लाइन के साथ भी यही हो रहा है, बजट लाइन के साथ भी यही हो रहा है कि अगर बजट ही बढ़ा दोगे, इनकम ही बढ़ा दोगे, तो ये तो शिफ्ट हो जाएगी ना भाई आगे। ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये और आगे शिफ्ट हो जाएगी, बजट बढ़ाते जाओ और आगे जाती जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ये तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तू स्मार्ट है, तेरे को पता है, मेरे को जानता हूँ मैं। द स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन इंडिकेट्स इनवर्स प्राइस रेशियो। भाई सबका स्लोप अभी तक अपन ने देखा है कि आइसो रेवेन्यू लाइन है, इनवर्स प्राइस रेशियो ही होता है, पी एक्स वाई पी वाई। ठीक है। सो अब क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन इंडिकेट्स इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो द स्लोप इज अफेक्टेड बाय प्राइस चेंज। हाँ भाई, प्राइस चेंज करेंगे तो स्लोप तो थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, भाई सिंपल सा है, बस वही है, एमआरपीएस इक्वल्स टू पीआर, जो अभी तक अपन देखते आ रहे हैं सब, बस वही चीज होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है। ऑप्टिमम प्रोडक्ट combination can be achieved when the slope of iso revenue line and the slope of production possibility curve are equal। जब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशो सेम होंगे। बस ये देखो भाई, ये अपन ने ये बनाया, ये कॉनकेव है हमारा, वो है क्या है, पीपीसी, और ये आइसो रेवेन्यू लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या है भाई, हमारा यही है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमको यही इसी पॉइंट पे मिल जाएगा, ये वाले पॉइंट पे। समझ में आ गई बात। अभी देखो यहाँ पर अमित देखेगा, अभी अमित को खतरनाक तरीके से समझ में आएगा। देख भाई, देखिए दो एंटरप्राइज है, ग्राउंड नट है और पैडी है, दोनों तेरे को पता है, तेरा फेवरेट ग्राउंड नट और तेरा फेवरेट पैडी। अब ये दोनों के तूने अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि भाई क्विंटल्स में, कि कितने क्विंटल तू क्या उगाएगा। अब 16 क्विंटल अगर तू ग्राउंड नट उगाएगा, और कितना क्विंटल है, 44 या 26, जो भी है इसके सामने वाला, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, जो भी है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको मैक्सिमम इनकम दे रहा है। ठीक है। तू 32, ये 24 क्विंटल और 26 का, हाँ 16 44 का है, तो 24 और 26 का भी कर सकता है, लेकिन उसमें तेरे को 400 रुपये 200 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है। तो तेरे को, तू 200 रुपये के लिए तो तू खून कर दे लोगों का, मैं जानता ही हूँ तेरे को, तेरी आदत। तो तू तो यही वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वाला। क्यों भाई, हमें सही बात है ना। अरे बोल ले, अरे बोल ले। बिल्कुल बिल्कुल यार, पैसे तो देख पूरे ही करने पड़ते हैं यार। 200 रुपये के प्रॉफिट लिए कद्दू ज्यादा तो कर भाई। दे। और यार, 200 का रेफरल भेज रहा हूँ तेरे को, जीपे पे ऑन कर लियो ना अकाउंट। क्या 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 बेचेगा। मैंने कहा 200 रुपये के लिए तो भाई हम जीपे का रेफरल भेज देते थे। ये होता क्या है, मतलब रेफरल से मेरे को मिल जाएंगे क्या 200, कि तेरे को मिलेंगे। जो बेचता है उसको मिलते हैं ना। हाँ तो मुझे भाड़ नहीं में जाओ मिलते फिर। भाई। भाड़ में जाओ फिर। देख भाई, अब अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन, आउटपुट एक्सपांशन पाथ। भाई एक्सपांशन पाथ वही है, वही नौटंकी है जो अपन ने पहले देख रखी है। ठीक है। ठीक है। ये अपन ने पीपीसी बना लिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। ये अपन ने आइसो आइसो रेवेन्यू लाइन बना ली। ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसे अपन ने और बना लिया। ठीक है। और पीपीसी बनाया, और तो ये जो जिस इस लाइन को कनेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट को, ये जो ऑप्टिमम आउटपुट है, इस पॉइंट को जो कनेक्ट लाइन कर रही है, बहुत गंदा ड्राइंग, बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा। तो ये लाइन जो है ना, वही है एक्सपांशन पाथ, इसको आइसोक्लाइन भी बोलते हैं। अभी देख लेते हैं क्या है। आइसोक्लाइंस आर द लाइंस or curves that pass through the point of equal slope on the production possibility curve, possibility map. Output expansion path is that isocline which connects the point of optimum product combination on the successive PPC। भाई सक्सेसिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ऑप्टिमम जो है उसको अपन जोड़ रहे हैं, ऑप्टिमम जो आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अभी बता रहा हूँ ना यहाँ पर, ये खटा खटा भी तो तू इतने जल्दी फुर्ती में समझेगा। देख, एक तो ये है पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन सबको जो लाइन जोड़ रही है, वो लाइन क्या है, हमारी एक्सपांशन पाथ है, ये है आइसोक्लाइन है वो। ठीक है। तो इतना तो समझदार है। अभी रिज लाइन भी आ गई, यही सबसे खतरनाक चीज है भाई। देख ले एक बार अच्छे से, देख ले इसको ऊपर, ये डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को अभी समझाता हूँ मैं, फिर रिज लाइन क्या होती है। रिज लाइंस कैन बी यूज टू सेपरेट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम रेंजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। देख भाई, अगर तेरे को एक चीज याद हो, अपन ने यहाँ पर ये देख,
मैंने तेरे को यहाँ पर पहले भी ये चीज बताई है। देख भाई, इस जगह पे ये पैरेलल है, इस जगह पे ये वर्टिकल है। तो कुछ ये वाला शेप याद आया, ये वाला शेप याद आया। यहाँ पर क्या है भाई, जीरो, अपना कंपटीशन जीरो हो जाता है ना इस शेप में। ठीक है, इस शेप में अपन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते तो कुछ नहीं होती भाई। जो हमारी रिज लाइन होती है ना, वो यही। एक तो मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है यार, अरे यार। हाँ, हाँ। तो भाई ये जो बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरी है वो एक दूसरे से। ठीक है, और एमपीपी याद है ना भाई, क्या होता है एमपीपी? अरे एमपीपी, एमपीपी याद है? प्रोडक्शन याद पॉसिबिलिटी है कर्व में क्या प्रोडक्शन पढ़ा था? पॉसिबिलिटी जीरो कर्व में होता क्या? है। याद है भाई। So ridgeline can be used to separate the range of production competition from range of complementarity. Line OA and OB are called ridgeline. Line OA intersects PPC where they are horizontal. Line OB intersects where the curve go vertical. अभी देख लेते हैं खटाखट, अभी अमित को फटाफट समझ में आएगा। यहाँ से लाइन जा रही है, ओ ए लाइन है, लाइन का नाम है, यहाँ ओ लिखा है, यहाँ ए लिखा है, ओ ए लाइन है, ये ओ ए लाइन जा रही है। तो ये क्या है भाई, ये सीधी है ना। यहाँ पर जहां से काट रही हो, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम गंदा बना है, लेकिन वो सीधा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। और ये जो यहाँ से जा रही है, ओ बी जहां से काट रही है, वो वर्टिकल है। ठीक है, ठीक है। ऑन द लाइन ओ ए एम आर पी एस ऑफ वाई वन फॉर वाई टू इज इनफाइनाइट। देख भाई, ये जो होता है ना, मैं तेरे को भी दिखाता हूँ। मान के चल, ये उल्टा बना लेते हैं, ऐसा बना लो, कैसा ही बना लो। ठीक है, तो जो यहाँ पर एमआरपीएस इस जगह पे क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं तो ज्यादा सही रहता है। यहाँ पर एमआरपीएस हमारा इनफाइनाइट है, और इस जगह पे हमारा एमआरपीएस क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है। तो अभी यही लिख रखा है उसमें, लाइन ऑन लाइन ओ ए MRPS of Y1 for Y2 is infinite. On line OB, MRPS of Y1 for Y2 is zero. So portion of PPC within the border lines have negatively slope. जो पोर्शन बॉर्डर लाइन, वो जो ये वाला जो कर्व पोर्शन आता है ना, वो क्या है, वो पोर्शन कॉम्पिटिटिव है भाई, इंडिकेटिंग कंपटीशन। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। पोर्शन आउटसाइड द बॉर्डर लाइंस है पॉजिटिवली स्लोप, इंडिकेटिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी। जो बाहर है वो पॉजिटिवली स्लोप है। ठीक है, जीरो और जीरो से ऊपर, जीरो से भी ऊपर।